इफ आई लव द सॉन्ग, नंबर के पीछे कौन से जीरोज हैं या कितने जीरोज हैं, इट डज नॉट मैटर। अगर गाना कभी जबरदस्ती गाना पड़ रहा है तो देन यू ओनली लुक एट द नंबर्स। पहले मैंने रीमिक्सेस गाए थे, जिंगल्स गाए थे, कुछ टीवी शो के टाइटल ट्रैक्स गाए थे, but that playback singing, becoming a song, and that entire process of finding your voice in a song, I think that learning happened for me during Marjawa. Always give yourself the permission to fail, because jitna important success hai utne bhi important failures bhi hain. They called us on stage and I'm wearing these really tall heels and a gown, so I'm trying to gather my outfit, just manage to just walk. So I think Shah Rukh Khan noticed that I'm barely managing to get to the stage. So he came down and then he gave me his hand and I'm like, oh my God. I know for sure that, you know, everyone that I've worked with, be it Salim Suleiman or Vishal Shekhar or Amit or Pritam Da या सचिन जिगर या जो भी है, मुझे पता है कि अगर कोई ऐसा गाना होगा जो उनको लगता है कि मेरी आवाज़ के लिए है तो वो मुझे बुलाएंगे. तो देयर इज़ नथिंग दैट ओ आई एम गोइंग टू फाइट फॉर इट या ऐसा कुछ है नहीं. यू नो, दे नो इट. आई थिंक तुझे बुला दिया इज येट अनदर सॉन्ग, टुक माई करियर टू द नेक्स्ट लेवल. यू नो, आई थिंक आई ओ अ लॉट टू दैट सॉन्ग, क्योंकि आज भी द अमाउंट ऑफ लव that people have for that song, it's unimaginable. नैना लगियां बारिशां ते सुखे सुखे सपने तुझ में, नैना लगियां बारिशां लोभ पर काले खून विच नींद मेरी, नैना लगियां बारिशां हंझू एक फेर चोट लगे दिल ते, नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदला दी छा गई, तुझे बुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया. मैं थोड़ा-सा ना शुरू से ही शुरू करना Of चाहता course, हूँ why not? कि गुजरात से मुंबई की वो जो गाड़ी थी, वो कैसे आना हुआ? घर का माहौल क्या कुछ कैसा था? मुंबई के इनिशियल डेज़ कैसे थे? क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी? क्या कुछ ईज़ी था? So I'll tell you what, मैं ओरिजिनली अहमदाबाद से हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड देयर. ऑफ कोर्स यू नो, मेरे पूरे फैमिली में बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं, तो एजुकेशन को लेके हमारे घर में एक बहुत एक यू नो देयर वाज एन इंसिस्टेंस और इम्पोर्टेंस रही है हमेशा से. सो व्हेन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ टू माई पेरेंट्स कि मुझे बड़े होके सिंगर बनना है, तो उनका बस ये था कि तुम्हें जो मर्जी, बिकॉज माई पेरेंट्स ऑलवेज गेव मी यू नो लाइक फ्रीडम टू डू एवरीथिंग दैट आई डिजायर्ड. पर उनका बस एक था, एक कि शर्त पढ़ाई थी कि पूरी कर लो। पढ़ाई अच्छे से ख़त्म कर लो, फिर जो ठीक मर्जी. है। यू नो, सो या घर में हमेशा से बचपन से म्यूज़िक का माहौल हमेशा से था, क्योंकि पापा मेरे बहुत अच्छे म्यूज़िक लिसनर थे. तो उन्हें बहुत शौक था म्यूज़िक का, अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग आर्टिस्ट. तो बचपन से हमेशा यू नो गज़लें, क्लासिकल म्यूज़िक घर में बजता ही था. तो एक कहीं न कहीं शुरुआत बचपन से ही हो गई थी. फिर जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई, 3rd 4th स्टैंडर्ड में म्यूज़िक सीखना भी शुरू करवाया पापा ने. तो आई थिंक ही आल्सो न्यू कि ये वही दिशा में जा रही है. सो फॉर हिम इट वाज़ वेरी ईज़ी टू यू नो, एंड इट केम टू हिम वेरी नेचुरली टू सपोर्ट मी कि मैं परस्यू करूँ इस चीज़ को. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म की, फिर यहाँ पे मुंबई आई मैं. और जब अहमदाबाद में थे, तब जो भी फंक्शंस होते थे, चाहे वो सोसाइटी के हो, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वो कॉलेजेस के हों, वो बोलते हैं ना, अगर मेरे को कुछ पसंद है, तो मैं हर जगह घुसूँगा, वो चीज़ करूँगा। आपके साथ था? कर रहे थे ये सारी चीज़ें? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक अ फ्यू इयर्स अगो. तो तब का माहौल थोड़ा सा अलग था. और जैसे छोटे शहरों में होता है कि ज़्यादा एक्सपोजर इतना नहीं होता इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. तो पढ़ाई पे ही सबसे ज़्यादा फोकस था. पर ऑफ कोर्स स्कूल कॉम्पिटिशन्स, ये वो तो थोड़ा बहुत तो किया ही था. तो एक कहते हैं ना, वो स्टेज का चस्का तो लग ही गया था. मुझे वो मोमेंट बताइए जब फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है भाई साहब, मुंबई आ रहे हैं, ट्रेन की टिकट हो चुकी है, पापा से इजाज़त ले ली गई है, मम्मी से बात हो गई है, क्या कुछ चल रहा था? थोड़ा ऐसे बताइए कि आई कैन इमेजिन। तो आई टेल यू व्हाट, हाँ। क्योंकि मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो मैं बॉम्बे आऊँगी. तो जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तभी टिकट्स बुक कर दिए थे मैंने.
और कब की बात है, कौन से साल है ये? दिस इज 2002. ठीक है। So I finished my graduation on next day without even waiting for the results. I, Tag my had booked bag my, then. yeah, I had my bags packed. हाँ. So of course I had no idea how will I go about it, कैसे करेंगे, किससे मिलेंगे, because no contact, no nobody did I even know in Bombay, let alone in the industry. तो आगे एक सफर लंबा था, पर उसका कोई कहते ना कोई मैप नहीं था, मैप रास्ता नहीं था. देयर वाज नो बट क्या किया, वे जैसे टू गो मैं अबाउट मैं जब इट. मुंबई आया था मुझे कुछ नहीं पता था मेरे को Right. मुंबई क्या करना है, मैं बस आ गया। आपके साथ क्या था, क्या आप मुंबई स्टेशन आ गए हो, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसके घर जाना है, कोई है नहीं है, रेंट पे क्या कुछ करना है, मतलब किससे जाके किसका दरवाजा खटखटाना है काम के लिए? एक्चुअली कुछ पता नहीं था. हाँ. बस जस्ट डिसाइडेड टू कम टू बॉम्बे, क्योंकि तब इंडी म्यूजिक स्पेस में ज़्यादा कुछ था नहीं. देयर वाज ओनली फिल्म म्यूजिक, और उसके लिए बॉम्बे ही वाज द ओनली हब और द ओनली सिटी. अब तो खैर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. अब शहर के या देश के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अपने रूम में बैठ के आप म्यूजिक बना के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप डाल सकते हो. तब ऐसा कुछ था नहीं. So the only way was come to Bombay, and I had no idea how will I figure it, but yeah, figured it somehow. पहला गाना कैसे मिला, कौन सा सिंगर, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर, कौन सा कंपोजर जिनसे टकराए और बात बन गई? एक्चुअली बहुत आप सरप्राइज हो गए, क्योंकि मेरा पहला गाना जो सबको पता है, जो फिल्म का गाना था, फैशन फिल्म से मर जावा, पर उसके ऑलमोस्ट 4 साल पहले आई हैड संग अ रीमिक्स सॉन्ग फॉर HMV सारेगामा एट द टाइम. इट वाज कॉल्ड बेबी डॉल. एल्बम एक आई थी, बहुत फेमस हुई थी. उसका गाना था लेके पहला पहला प्यार. करेक्ट. तो यस, तो वहाँ से एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी. ओके. दैट वाज माय फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग. मैंने उसके पहले अहमदाबाद में या बॉम्बे आने के वो 2 सालों में कभी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शक्ल नहीं देखी थी. माइक पे कैसे गाते हैं, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं था उस चीज़ का. तो आई हैपन टू मीट जिन्होंने उस गाने को जिन्होंने प्रोड्यूस किया था उस गाने का. तो उनसे कहीं पे मुलाकात हुई, और बातों बातों में ही फिगर्ड दैट आई सिंग. तो उन्होंने कहा कि ट्राई कर लीजिए आप. तो दैट्स हाउ आई ट्राइड इट, एंड देन ही पिच्ड इट टू HMV. और फिर वो गाना तो हम सबको पता ही है, इट बिकेम अ रेज एट द टाइम. और फिर बहुत सारे रीमिक्स गाने मैंने गाए थे HMV के लिए एट द टाइम. तो दैट्स हाउ एक्चुअली इट बिगैन. फिर धीरे 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 करके स्टार्टेड मीटिंग पीपल. एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हाउ आई मेट सलीम सुलेमान, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था. तो कॉलेज में जब मैं थी अहमदाबाद में, तो मेरे 1 ईयर सीनियर थे मयूर नार्वेकर, और उनके ही पार्टनर, वर्किंग पार्टनर थे, म्यूज़िक पार्टनर उदयान, जिनको आज हम न्यूक्लिया के नाम से जानते हैं. और मयूर एंड उदयान एट द टाइम वर कॉल्ड बंदिश प्रोजेक्ट, जिस वी ऑल नो देयर म्यूज़िक. तो वो मेरे कॉलेज में सीनियर थे, और हमने कुछ कॉलेज के टाइम पे कुछ गाने बनाए होंगे, जो कि ऑब्वियसली दे पास्ट कॉलेज बिफोर मी. तो दे मूव टू UK, एंड दे वर डूइंग दैट अंडरग्राउंड म्यूजिक वगैरह, प्रैक्टिस कर रहे थे. दे वर प्लेइंग एट क्लब्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो हमने कुछ कॉलेज के टाइम पे कैंटीन में बैठ के कुछ शायद बनाया होगा, जिसका उन्होंने पूरा ट्रैक बना के दे हैड पब्लिश्ड इट. और वो BBC टॉप चार्ट में गया कौन था सा उस गाना था, टाइम याद पे. है? बीट्स गाना क्या था? It's called Pragat Preetam. So it was just some 2-3 lines, और उसमें से उन्होंने पूरा एक ट्रैक बना दिया था, like a क्लब वर्जन ऑफ द सॉन्ग. और वो इतना अच्छा बना. और around the same time they were visiting Mumbai, meeting producers and music producers. और तब तक मैं I had just moved to Bombay. तो एक दिन मुझे मयूर नार्वेकर का कॉल आता है, और उन्होंने कहा कि वी वर मीटिंग सलीम सुलेमान, और हम हमारे सारे गाने उनको प्ले कर रहे थे, और उन्होंने आपकी आवाज़ के बारे में पूछा था, और शायद उनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई. हियर्स द नंबर, आप you should at least meet. Okay. So that's how I actually met Salim हाँ. the very next day, Salim Merchant. और फिर उन्होंने उस टाइम पे मुझे कहा था कि I will find one song for you, and that was Marjama. कैसा था जब इनिशियल डेज में, जब कोई भी आपको गाना मिलता था, और अभी भी कंपैरेटिवली,
क्या कुछ बदल गया है? मतलब पहले क्या कुछ डिटेलिंग मिलती थी कि अच्छा ठीक है, ये एक्टर है, ये म्यूज़िक कंपोज़र है, इस तरह का गाना है, इस फ़िल्म के लिए है, इसको इस टेक्सचर में गाना है। या फिर नहीं, नहीं अच्छा ये इस एक्टर पे जाएगा, ये इनका थोड़ा रोल ऐसा है, तो इसको थोड़ा इस तरह से गाना है। ऐसा कुछ मिलता है गाइडलाइंस या कुछ ऑफ हिंट्स? कोर्स, यस यस, हुँ, डेफिनेटली, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली हर डेकेड में वर्किंग स्टाइल, द साउंडस्केप, एवरीथिंग चेंजेस। पर जब हमने शुरुआत की थी तब तो डेफिनेटली ऐसे था कि आपको पूरी बाकायदा स्टोरी बताई जाएगी, हुँ, और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी स्टोरी के हिसाब से गाने वीव करते थे हुँ, स्टोरी में, हुँ, सो इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। और सिंगर वाज ऑब्वियसली ब्रॉट इन लेटर ऑन, वंस द कॉम्पोजिशंस वर मेड। पर फिर भी एक कहीं ना कहीं यू आर अ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ द सॉन्ग। हाँ, तो आपको स्टोरी पता है किस पे फीचर होने वाला है, द डायरेक्टर इज ऑल्सो देयर, सो हिज विजन फॉर द सॉन्ग एंड द स्टोरी लाइन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट? तो वो एक 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 कंबाइंड एक्सपीरियंस, कंबाइंड एफर्ट होता था, विच वॉज रियली इंटरेस्टिंग, तो व्हेन आई वॉज रिकॉर्डिंग मरजावा, तो ऑब्वियसली आई न्यू कि वो प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत पे फीचर होने वाला है, और फिल्म फैशन, ऑफ कोर्स zero idea how will the film do, how was the song going to be received, but we knew that the film was much awaited at the time, तो एक कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा था that it's a great project, and obviously the song was phenomenal. So but because मैं पहली बार एक फिल्म के लिए गा रही थी, और उसके पहले मैंने रीमिक्सेस गाए थे कुछ, मैंने जिंगल्स गाए थे कुछ, टीवी शो के टाइटल ट्रैक्स गाए थे, but that playback singing becoming a song and that entire process of finding your voice in a song, I think that that learning happened for me during Marjawa. It was actually Salim Suleiman who actually discovered the texture that I'm actually known for now. Was I was not aware of it, because I did not have the experience for to it. I did not know how to deliver a song and make that song, uh, you know, uh, like literally merge with my style of singing. तो वो सब एक्चुअली मैंने सीखा है सलीम सुलेमान से, और उनके लिए उस टाइम पे फिर बहुत सारे गाने गाए थे उस टाइम पे, उनके बैकग्राउंड स्कोर्स, दे वी ऑल लव देम फॉर देयर बैकग्राउंड स्कोर्स एज वेल। तो उसमें भी काफ़ी वोकल पार्ट्स होते थे, दैट आई यूज्ड टू गो एंड डू। तो काफ़ी आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम सलीम सुलेमान। बहुत सारा मेरा लिटरल जो माइक पे गाने का रियाज होता है वो उनके स्टूडियो में काफ़ी हुआ है। मैं ना आपके कुछ गानों के बारे में बात करना चाहूँगा, उनके प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जब हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर हम बात करते हैं कि अच्छा वो मेरा पहला ऐसा था या शुरुआत में मैंने ऐसे किया था। बट जब उस जर्नी को हम देखते हैं, जैसे फॉर मी, मैं आज जब अपने इनिशियल डेज़ याद करता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये गलती कौन करता है यार, ये तो बेसिक्स है। क्योंकि आज मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, या फिर अच्छा मुझे ये कोई बताता तो मैं ये चीज़ ऐसे करता या इस चीज़ को ऐसे करता और आज मेरी लाइफ कुछ अलग होती। मैं अगर आपसे पूछूँ आपके पूरे करियर में पर्सनली एंड प्रोफेशनली मिला के, प्रोफेशनलिज्म के आसपास ही, अगर आपसे पूछूँ कि ऐसी 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि यार अविनाश अगर मैं ये 3 चीज़ें ऐसे करती ना, तो आज मेरा करियर और मेरी लाइफ थोड़ी अलग होती, और ये 3 चीज़ें थी जो मेरी बेस्ट डिसीजंस रहे? I think, you know, failure and success is a part of life. It's there's no steady growth or steady, downfall. There's always ups and downs. वो सबकी ज़िंदगी में होते हैं। और जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, एंड माई आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई फादर, तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत बातें करते थे, अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक दैट ही गेव मी उनके लेगेसी में, द लव फॉर म्यूज़िक एंड लव फॉर पोएट्री। तो उसके साथ साथ में पापा के साथ में हमारी, आई हैड अ रियली ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल। तो उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छे से सिखाई थी कि ऑलवेज गिव योर सेल्फ द परमिशन टू फेल, बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट सक्सेस है, उतनी ही इम्पोर्टेंट फेलियर्स भी हैं, उतने भी इम्पोर्टेंट फेलियर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं, अगर आप वो फेलियर एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो तब तक आपको वो सक्सेस की वैल्यू उतनी समझ में नहीं आएगी। सो आई थिंक दैट ग्राउंडिंग वाज ऑलवेज देयर, एंड आई ऑलवेज लेट माई सेल्फ एक्सपीरियंस and give my best, and then the rest was always, how it unfolded.
तो ज़्यादा कभी उस चीज़ को लेके मैंने ऑफ कोर्स आई लर्नड फ्रॉम माय फेलियर्स कि क्या आगे नहीं करना है या बट इसमें से रिग्रेट क्या नहीं किया, बहुत ज्यादा रिग्रेट थॉट कभी नहीं नहीं दिया, किया. आई थिंक समझा। आई हैव लव्ड माय जर्नी. देयर हैव बीन many ups and downs, there have been wrong choices, wrong decisions, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, you know, because you grow even as an individual. It's not just your career, it's a part of your life. Your career is a part of your life, क्योंकि ज़िंदगी एक्चुअली बहुत लंबी है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपको हेल्प करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और आपके प्रोफेशनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आपको हेल्प करते हैं टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, you know. So I think that's it's been a beautiful journey, and I have always embraced the failures as much as I have the success. नाइस। ठीक है, मैं गानों पे आता हूँ। मुझे याद है कार्तिक अनन्या की जो फिल्म आई थी, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, करेक्ट, ठीक है। उसका जो म्यूजिक लॉन्च हुआ था बीकेसी में, आई सॉ यू ओवर देयर एंड यू वर लाइक हैविंग गुड टाइम। बोलते हैं ना कि आप अपने काम को एंजॉय भी कर रहे हो, आपको मजा भी आ रहा है कि मैंने ये चीज करी है। उस गाने के बारे में बताओ, हम दोनों के बारे में, दैट टू कार्तिक अनन्या। कब मिले उनसे? ऐसा पहले जब शूट हुआ कभी वो लोग स्टूडियो आए, नहीं आए, या बाद में ही मिले जब सॉन्ग वॉन्ग सब हो गया रेडी? So हम दोनों जो गाने का नाम है, that song just happened actually back in April 2025 actually. और मुझे शेखर रवजियानी ने कॉल किया था, विशाल शेखर. सो उन्होंने फ़ोन किया और मैं गई स्टूडियो में. दे वर वर्किंग एट यशराज. तो आई हर्ड द सॉन्ग, एंड द मोमेंट आई हर्ड द सॉन्ग, यू नो, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक यू नो पिछले कुछ सालों से एक साउंडस्केप रहा है, तो वो अलग वाइब था. इट वाज अगेन सो सिग्नेचर विशाल शेखर कॉम्पोजिशन, और प्रोडक्शन में भी उनकी वाइब थी पूरी. तो गाना सुनते ही इट वाज जस्ट वेरी रिफ्रेशिंग एंड नॉस्टैल्जिक ऑल्सो, क्योंकि हमने इतने सालों से इतने, आई मीन विशाल शेखर को हमने ऑलमोस्ट 2-2.5 से हमने उनके गाने सुने हैं. एंड आई मीन, you know, who isn't a fan of their music, you know, and I have worked with them extensively in the past. तो बहुत मज़ेदार गाना लगा, और इट हैड अ वेरी यूथफुल वाइब एज वेल. तो एक ग्रूवी मस्त वाइब चल रहा था स्टूडियो में. आई हर्ड इट, अन्विता दत्त जिन्होंने गाना लिखा है, एंड इट्स गॉट अ वेरी नाइस यू नो अर्बन touch to the writing as well, you know. So I instantly knew that this is a song that even the younger generation would immediately relate to, you know. So it was fun working on the song. और फिर हमने आई थिंक 2 दिन we spent on the song because they were still working on the composition. On the go चल रहा था पूरा सब studio session. So we did the मुखड़ा on the first day, और अंतरा हमने दूसरे दिन किया था. और on the second day, Karthik had dropped by at the studio to listen to the song, and he had expressed that he absolutely loved the song, and he's like, you know, I wish this song was also an acoustic version. So we tried working on that, but eventually, you know, this was the song. हाँ, आपने अभी लिखावट का जिक्र किया, मुझे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने शुभारंभ लिखा है ना? वो गाना मतलब वो अलग है। उस गाने के लिए हम लोगों की मोहब्बत, या जो एक होता है ना कि ये गाना लाइफ टाइम सेट हो गया हमारे लिए। जब वो लिखा जा रहा था, क्या कुछ चल रहा था लाइफ में? और बहुत बार मुझे लगता है हम जो लिखते हैं वो कहीं ना कहीं जिंदगी से बहुत कनेक्टेड होता है। उस गाने के लिए क्या कुछ चल रहा था? I'll tell you what, actually that was not my first song that I wrote. मैंने देवडी फिल्म में पायलिया जो मेरा गाना है वो लिखा भी था, गाया भी था. तो एक्चुअली ये मेरा शुभारंभ मेरा दूसरा गाना था, एंड फॉर द सेम कंपोजर अमित त्रिवेदी, जिनके लिए मैंने दोनों गाने लिखे हैं. वो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि बिफोर अमित त्रिवेदी डिड यू नो देवडी एंड द प्रीवियस फिल्म, और मेरा डेब्यू हुआ मर जावा से. उसके पहले हम लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, सो वी न्यू ईच अदर, वी वर वर्किंग ऑन सम सॉन्ग्स एट द टाइम बिफोर वी गॉट इनटू द फिल्म्स. सो ही न्यू दैट आई कुड राइट अ लिटिल बिट. तब हम बहुत इमेच्योर राइटिंग कह सकते हैं, तो वैसा जिस यू नो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग वाले लिरिक्स होते थे. बट जब पायलिया मैंने सुना पहली बार जब स्टूडियो में, I heard the song and I just told him, I was like, you know what, I want to write it. So he's like, हाँ ठीक है, you write it. I was like, I'll write it, देख लो, अगर अच्छा लगे तो we will keep it. Otherwise you get a professional lyricist to write it.
एंड दैट्स हाउ वी वेंट अबाउट इट. और फिर आई थिंक आई रोट इट इन द नाइट एंड आई सेंट इट टू हिम. तब व्हाट्सएप वगैरह होता नहीं था, वी वर SMS पे थे तब हम. तो मैंने उनको लिख के भेजा था एंड ही लव्ड इट. और फिर अनुराग कश्यप को भी बहुत पसंद आया गाना. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. सो जब शुभारंभ पे हम काम कर रहे थे, तो एक वन फाइन डे अमित त्रिवेदी कॉल्स मी एंड ही इज़ लाइक एक गाना है एंड उसमें थोड़ा सा गुजराती पार्ट भी है. सो इट्स गॉट पूरा फिल्म का बैकड्रॉप इज़ अहमदाबाद एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. सो एक पूरा गुजराती कनेक्शन हमारा हो रहा था, क्योंकि अमित त्रिवेदी हिमसेल्फ इज़ अ गुजराती. So we were like, yeah, sure, like let's do it. That sounds great. And he's like, but the catch is that you have to write it. And that's when I actually had cold feet, because Payaliya ke time pe Hindi mein tha, I was comfortable. I'm born and raised in Ahmedabad. I'm a Gujarati. I speak Gujarati at home. But writing or composing or something, like when you think about lyrics, you think in a certain language. हम लोग इतना ज़्यादा इंग्लिश या हिंदी में बात करते हैं कि गुजराती बहुत सिर्फ घर में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है. माई थिंकिंग प्रोसेस हैपन्स इन इंग्लिश और हिंदी. सो ऐसे गुजराती में मैं कैसे सोचूंगी, लाइक दिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो ही इज़ लाइक, नो आई नो यूल डू इट, लाइक जस्ट गिव इट अ शॉट. And yeah, I gave it a shot and then I actually enjoyed it because मेरे अंदर के गुजराती के जहन में से कुछ ऐसे वर्ड्स निकले थे जो मुझे खुद को नहीं पता थे, which I probably wouldn't use in my regular dialect, पर कहीं ना कहीं अंदर से सबकॉन्शियस गुजराती बाहर आ गया वो गाने में. और कहीं ना कहीं यार that it just translated into the lyrics. एंड वो गाना अमित को भेजने से पहले बाकी जो बोलते हैं ना कि बहुत बार मैं कुछ अगर तैयार करता हूँ, पहले Right. आसपास के लोगों को दिखाता हूँ कि देखना ये ऐसे चल रहा Yeah, है. yeah, yeah. आपने किया कि मैंने Not कुछ गुजराती really. ट्राई किया, देखो ना एक बार. Not really. मैंने, क्योंकि अमित खुद गुजराती है, हाँ. तो I was like, okay, the best person to judge this would also be Amit, because he's a Gujarati, plus he's the composer. And plus he knows the situation and the film so much better that he knows exactly what is required in the song. So I think he was the best judge for it. So I was like, this is the best I could do. And I'm like, देख लो, ठीक लगे तो अच्छा है, नहीं तो let's skip it. एंड कभी कास्ट से, मतलब मैं स्पेसिफिकली सुशांत से पूछूं, कभी सुशांत से मिलना हुआ? Not during the making of the film, but I had met him somewhere in a private setting at some friend's place before, much before Kaipoch actually. So like we had a small interaction. That's about it. Yeah. मैं धीरे धीरे आपकी बातचीत में ये समझना चाह रहा हूँ कि एक लड़की जिसका कोई लिंक नहीं था, बट आप अमित त्रिवेदी की दोस्त निकले, आप सुशांत सिंह राजपूत से पहले मिल चुके हो, न्यूक्लियर आपके कॉलेज के सीनियर निकले. ये सारे तार कैसे जुड़ रहे थे? I think life has weird ways of connecting the dots. And there are some people who come in your life to just like a medium to get you to the next point in your life. So I think that's how life works. ट्रू. एक और गाना है फिल्म रावण का, क्रिमिनल. एक आइकॉनिक सॉन्ग उसका, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो गाने के बीट्स हो, एवरीथिंग इज सो आइकॉनिक कि आज भी वो बजता है गाना और पसंद किया जाता है. उस गाने का BTS क्या है, वो कैसे तैयार हुआ, मेकिंग वेकिंग, गाना वाना सब कुछ बताइए मुझे उसके बारे में. It's a great song. And a lot of people, of course there were two songs sung by Akon in the film, Chamak Chalo and Criminal, and there's a huge audience who know and love Chamak Chalo and dote on Chamak Chalo, but there is a very loyal audience to Criminal as well. आज भी Criminal के reels बनते हैं Instagram पे, like literally every day at least 20 reels are tagged, be it dance reels or be it like an instrumental or something like that, and it's really nice to receive that kind of love. Now going back to the making of the song was really fun. Again Vishal Shekhar called me in for this song, और मैं गई स्टूडियो में और तब तक ऑलरेडी एकॉन की आवाज़ डब हो चुकी थी. सो आई हर्ड इट एंड आई वाज लाइक, वो लाइक व्हाट इज दिस, एंड दे वर लाइक, गेस व्हाट, लाइक it's Akon. And I was like obviously stunned. And तब collab word था नहीं और collabs होते नहीं थे, but obviously people worked with international artists, and
you know, on such an early stage of my life, you know, getting an opportunity to, you know, sing or collaborate with, you know, an international artist, I think that itself was like a big deal. And it was a Shah Rukh Khan film, for God's sake. Imagine, like, I think who's not a fan, and who doesn't have the fangirl moment, right? So yeah, it was really exciting. The project itself seemed really, really interesting. और गाना तो था ही कमाल, and Vishal Shekhar music, so obviously, you know, it was all like all the right ingredients together in on a platter for me. So it was really amazing. So I sang it, and then on the same day after the session, Vishal Shekhar played me the other songs. We were listening to the other songs, and I heard क्यों न बोले मुझसे मोहन क्यों. It's a beautiful song from the same album. And I'm just looking at them and I was like, it's such a beautiful song. Why didn't you get me to sing this song? क्या बोले? And Shekhar Ramjiani is telling me, listen, you're getting a song with Akon. You better not complain. I was like, yeah, that's fair. So yeah. शाहरुख से मुलाकात हुई? यस हुई थी मच लेटर, जब म्यूज़िक लॉन्च हो रहा था. आई थिंक गाने की रिकॉर्डिंग के बहुत महीनों के बाद में, आई थिंक वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग इन 2011 एंड द म्यूज़िक रिलीज इन 2012, सो इट वाज अ गैप ऑफ अ फ्यू मंथ्स. और बहुत बड़ा सा सेट लगा था फिल्म सिटी में. इट वाज नॉट अ इंडोर इवेंट, इट वाज लाइक अ ह्यूज, लाइक एन अवार्ड्स नाइट सॉर्ट ऑफ अ सेट. तो क्योंकि वो शाहरुख खान्स एंट्री वाज सपोज टू हैपन एंड चमक चलो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बहुत अच्छा सा था. और उसी दिन बहुत बारिश हो रही थी. सो इट वाज रेनिंग एंड एवरीथिंग वाज मडी, पूरा ग्राउंड, बट वी समहाउ मैनेज्ड. So we reached there and I'm sitting in the first row. They're obviously like, you know, like who's who is there. And suddenly Vishal Shekhar are performing, and then they suddenly announced my name because obviously I had sung one of the songs. So they announced the singers' names and they called us on stage. And it's still really muddy, and I'm wearing these really tall heels and a gown. So I'm trying to gather my outfit and just manage to just walk. And then because the stage is really huge and there are lots of steps, so I think Shah Rukh Khan noticed that I'm barely managing to get to the stage. So he came down and then he gave me his hand, and I'm like, oh my God, that was a moment. The शाहरुख खान Moment, yeah. वाओ. मेरे को ना, मैं जो भी लोग शाहरुख खान से मिल चुके हैं, मैं उन लोगों से, मेरे को अपने आप ही पता नहीं बहुत मोहब्बत हो जाती है कि उनके बारे में जितनी बात होती है ना, शाहरुख खान का ऑरा, वो रिस्पेक्ट, द वे ही ट्रीट्स यू, वो आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. He is a gentleman, for sure. अग्री. मैं ठीक है, काम पे वापस आता हूँ, शाहरुख खान से वापस आता हूँ. फैन गर्लिंग से बाहर निकल जाते हैं. एग्जैक्टली. मैं आपके काम में अगर एक नाम रहा है उसकी बात ना करूँ तो मेरे और दर्शकों के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी. वो है राहत फतेह अली खान साहब. ओह यस, ऑफ कोर्स. सो उनके साथ एक्चुअली मेरे 2 गाने हैं. एक तो जो हम सब ने जिनके बारे में शायद आप आसपास है खुदा, जो कि सेम फिल्म एज अनजाना अनजानी, जिसमें मैंने तुझे भुला दिया भी गाया था. तो 2 गाने थे उस फिल्म में. और राहत साहब से मिलना नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि ही यूज्ड टू रिकॉर्ड इन दुबई, तो मिलना तो नहीं हुआ स्टूडियो वगैरह में. पर अगेन वो गाना भी बहुत कोइंसिडेंटल था. देयर वर 2 वर्जन्स ऑफ द सॉन्ग इन द फिल्म. सो एक तो था विच वॉज वेरी लाइक अ वेरी, यू नो, रॉकिश, सॉफ्ट रॉक सॉर्ट ऑफ अ वाइब. और दूसरा था विच वॉज एन अनप्लग्ड, वेरी सोलफुल, पीसफुल. यस. So then that song was already recorded by Rahat Saab. और फिर मुझे एक दिन फ़ोन आया सुबह में कि कैन यू कम टू द स्टूडियो. विशाल शेखर कॉल सेइंग शाम को हम एक गाना कर रहे हैं. I said ठीक है, I will be there and I'm on my way and right now we are talking in अंधेरी. So मैं अंधेरी में रहती हूँ. So अंधेरी से I'm going to Bandra, उनका स्टूडियो वहाँ पे था तब. तो I'm on my way and I had just reached जुहू. और मुझे कॉल आया कि ओ वी आर नॉट डूइंग द सॉन्ग. सो
so sorry bothered you. And I was like, no worries, that's okay. So I went back home, फिर catching up with my Are you friends, I'm seriously chilling. इतना काम कि it's okay? Of course, because they know what's best for the song, ठीक है। and you know, और तब मैंने गाना सुना नहीं था, so there was no हाँ, ठीक। oh my god, like I'm going to miss out on the song. ऐसा नहीं था, because I had not heard the song. And I know for sure that, you know, everyone that I've worked with, be it Salim Suleiman और विशाल शेखर और अमित और प्रीतम दा या सचिन जिगर या जो भी है, मुझे पता है कि अगर कोई ऐसा गाना होगा जो उनको लगता है कि मेरी आवाज़ के लिए है, तो वो मुझे बुलाएंगे. तो there is nothing that oh I'm going to, you know, I'll have to fight for it, या ऐसा कुछ है नहीं, you know, they know it and they will call me, and I trust that process. So I was like, okay, so I headed back home, or then I'm catching up with my friends, I'm chilling, and suddenly again रात को late evening phone आता है कि okay, now we are deciding to do it, come. So I think I reached the studio at 11 p.m. हमने कुछ तब गिटार डब हो रहे थे, गिटार्स डब हो रहे थे, तो आई थिंक 2 बजे रात को आई वेंट ऑन द माइक. मैं 11 से 2 बजे तक वहाँ पे गाना सुन रही थी. आई वॉज जस्ट गेटिंग इन टू द वाइब ऑफ द सॉन्ग. और फिर फाइनली 2 बजे रात को हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की. इट वेंट ऑन टिल 4 in the morning. और आई थिंक विद इन अ डे और 2 इट हैड गॉन टू द म्यूज़िक लेबल विथ द मिक्स एंड मास्टर. सो पूरा जो अनजाना अनजानी एल्बम का जो दूसरा गाना था मेरा, तुझे भुला दिया, विच वॉज रिकॉर्डेड अ ईयर प्रायर. ठीक है। एंड अनजाना अनजानी का दूसरा गाना विच इज़ आसपास है खुदा was recorded literally like a day, 2 days prior to the release of the album. So yeah, it was like Crazy yeah, experience. crazy. Yeah, there was a lot happening at the time. Yeah. मैं अगर पूरी जर्नी की बात करूं, मैं अगर आपसे बोलूं आप अपना ऐसा एक या कोई 2 गाने मेरे को चुन के बताइए कि अविनाश इन गानों के लिए ना ये खास है मेरे लिए, ड्यू टू एनी रीज़न. मर जावा ऑफ कोर्स उसमें से एक रहेगा, बट उसके अलावा कि यार इसमें ये बड़ी भसड़ हो गई थी, या फिर इसमें सब सॉर्टेड था, इसका पैसा बहुत अच्छा मिल गया था, ड्यू टू एनी रीज़न कि यार ये 1-2 गाने मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेंगे हमेशा. सबसे पहले मर जावा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा इट वाज अ टेलर मेड डेब्यू फॉर मी, यू नो, लाइक एंड इट ओपनड ऑल द फ्लड गेट्स फॉर मी. उसके बाद में ही वट एवर आई हैव टुडे, वट एवर म्यूजिक आई हैव डन, वट एवर आई हैव लर्नड इन दिस जर्नी, या जितने भी गाने मैंने गाए हैं, इट ऑल Started from there. started from वो there. तो वो milestone है, वो तो माइलस्टोन है ही. But I think तुझे बुला दिया is yet another song which took my career to the next level, you know. और I think I owe a lot to that song, क्योंकि आज भी the amount of love that people have for that song, it's unimaginable. And कितने तो मेरे फ्रेंड्स बने हैं इस गाने के वजह से कि अरे यू नो वी हैड दिस ब्रेकअप एंड वी वर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, ये गाना सुन के हम इतना रोए हैं, एंड देन वी कनेक्टेड बिकॉज बाय एवरी टाइम समवन कम्स टू मी एंड सेज दैट यू नो हम ये गाने पे इतना रोए हैं लाइक दिस सॉन्ग, एंड देन आई ऑलवेज हैव दिस आंसर वेरी रेडी. तो जो आज मैं वही आंसर रिपीट भी कर दूंगी कि एवरी टाइम समवन सेज दैट हम इस गाने को सुन के रोए हैं, सो आई गिव देम आसपास है खुदा, the song for hope. So yeah. ब्यूटीफुल. मैं अगर एज एक सिंगर एक चीज़ पूछना चाहूँ, जैसे मैं जब एक्टर से बात करता हूँ, डायरेक्टर से बात करता हूँ, तो अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो बोलते हैं कि अगर पिछला प्रोजेक्ट हिट है आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी, नहीं है नहीं हो पाएगा. म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, टेस्ट सबका अलग होता है, एंड दैट टू ज़रूर नहीं वो इंस्टेंट हिट हो. बहुत बार बहुत सारे गाने धीरे धीरे जुबान पे it grows on you. करेक्ट. Also, तो एक सिंगर के लिए फीस का पैमाना क्या होता है? आप कैसे बोलते हैं कि इस गाने के लिए मेरे को 100 रुपये मिले थे, इसके लिए मेरे को 200 चाहिए, वो नंबर है ना 100. I think if you ask me individually, I will not talk about the process कि क्या कैसे होता है, because everybody has their different their own pricing, their own way of looking at what they want to do with their careers. But I think for me personally, if I love the song, then it does not matter what's हाँ मतलब नंबर के पीछे कौन से ज़ीरोज़ हैं या कितने ज़ीरोज़ हैं, इट डज़ नॉट मैटर. पर या अगर गाना कभी ज़बरदस्ती गाना पड़ रहा है तो देन यू ओनली लुक एट द नंबर्स. सो आई थिंक इट्स अ फेयर डील, राइट? यू नो, अगर गाना अच्छा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव नॉट कम हियर only to make money. Of course music is our profession and that's a blessing, because लोगों के passion और profession same नहीं होते हैं, and you are blessed with music
एंड यू म्यूज़िक आपका प्रोफेशन भी है, नाउ दैट इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग, यू नो। फिर आप हर चीज़ को जगल कर ही लोगे, you know, to pursue that. So if it's good music, then the numbers do not matter, and if it is not, then numbers definitely matter. अग्री। एंड सिंगर होने का कुछ नुकसान भी है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को मेरे गले का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मैं ये नहीं खा सकती, मेरे को कोशिश करनी है कि मैं ये चीज़ ज़्यादा इनटेक करूँ, ये चीज़ से दूर रहूँ, कुछ ऐसा आपका कुछ है? मेरा ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी। आई डोंट रियली फॉलो एनीथिंग, और थैंकफुली टचवुड आई डोंट इवन हैव प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द फूड्स एंड यू नो एनीथिंग जो हम खाते पीते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बर्फ़ से प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत, एंड स्पेशली इफ़ यू हैव अ शो द नेक्स्ट डे या रिकॉर्डिंग है, तो देन यू अवॉइड दोज थिंग्स, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, यू नो। आई जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि अचार नहीं खाते हैं, या यू नो, मुझे नहीं होता। आई इंडिविजुअली मुझे ग्रेप्स से प्रॉब्लम होती है, मेरा गला बैठ जाता है, बट देन दैट्स अबाउट इट। आई थिंक उसके अलावा ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो मैं अवॉइड करूँगी। बट ऑफ कोर्स इट्स जस्ट कॉमन सेंस कि अच्छा आपकी रिकॉर्डिंग है तो यू वांट टू जस्ट वार्म योर थ्रोट, एंड आई थिंक स्लीप इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन अ यू नो गुड रेस्टेड वॉइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक नींद अगर अच्छी नहीं होगी, यू नो, देन इट अफेक्ट्स योर vocal cords. So for me it's very basic, simple: good sleep, good food, hearty meal, and good riyaz. That's it. नाइस। मैं गानों पे वापस आता हूँ। इतने सारे गाने हैं जो हमने पसंद किए हैं, जो आपने धमाकेदार परफॉर्म किए हैं, क्या कुछ और है लिस्ट में जो और आने वाला है? बहुत कुछ है, of course. I think music is endless. There is no end game, you know. You are just constantly learning, you're just constantly exploring, you're constantly, you know, trying to do your best. And of course क्योंकि हमारे प्रोफेशन में फिल्म म्यूज़िक इज़, you know, it holds that the larger part of the Together, space. correct, हाँ। So I think of course film music तो है ही, पर उसके अलावा भी indie music is also turning out to be really beautiful. People are really, you know, dedicatedly, you know, and consistently putting their music out, and I look forward to making my own too. एंड वी एज एन ऑडियंस विल वेट कि हम आपको और सुनते रहें बहुत 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 सारा। Absolutely, I look forward to And that. इस बातचीत को खत्म करने से पहले वो एक रिक्वेस्ट जो मुझे लगता है इस दुनिया का हर इंसान आपसे करता होगा, उसके बिना सब कुछ अधूरा सा रह जाता Of है, course. कि प्लीज जरा सा कुछ गुनगुना दिया जाए। नैना लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी भिज गए, नैना लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी, नैना लगियां बारिशां हंझू डिगदे ने चोट लगे दिल ते, नैना लगियां बारिशां रुत मेरे हाथ दे बदला दी छा गई, तुझे बुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला